अब हम नब्ज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी माहियत नब्ज़। इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं पल्स। इल्मुन नब्ज़, स्टडी एंड एग्जामिनेशन ऑफ पल्स जो होता है उसी को हम इल्मुन नब्ज़ बोलते हैं। इसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं स्फिग्मोलॉजी। इसको हम रिलेट इस चीज़ से कर सकते हैं कि हमने पहले से हमें पता है कि जो भी ब्लड प्रेशर होता है उसको मेज़र करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। यानी जो ब्लड प्रेशर का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। और जो स्टडी एंड एग्जामिनेशन ऑफ पल्स है, यानी इल्मुन नब्ज़ जो है, नब्ज़ की जो नॉलेज हम हासिल करते हैं उसको स्फिग्मोलॉजी कहते हैं। और नब्ज़ को मेनली पल्स कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि हम नब्ज़ की देखने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसको क्यों पढ़ना होता है। तो हमें पहले से ये बात पता है कि जब भी अमराज हमारी बॉडी में आते हैं, मर्ज़ हमारी बॉडी में कोई भी होता है, यानी हमारा बॉडी जब डिजीज़ कंडीशन में होता है तो हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो उनमें से जो चेंजेस हैं वो नब्ज़ में भी चेंज होता है। नब्ज़ की तरकीब और रफ्तार में चेंज हो जाता है, उसकी स्पीड में, और किस तरीके की नब्ज़ है उसमें चेंजेस आते हैं बहुत सारे डिजीज़ कंडीशन में। तो अमराज की तशख़ीस में मुआवनत मिलता है, यानी कोई भी मर्ज़ को अगर हमें जानना है और हम नब्ज़ को देख रहे हैं तो उस नब्ज़ को देखकर हम डायग्नोसिस में मदद ले सकते हैं। यानी डिफरेंट डिजीज़ में हमें डिफरेंट तरह की नब्ज़ मिलेगी और हम ये डायग्नोस कर सकते हैं कि कौन सी डिज़ीज़ हो सकती है। तारीफ़ नब्ज़, यानी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। नब्ज़ ओया रू यानी शराइन की हरकत होता है। शराइन की जो हरकत है यानी आर्टरीज़ जो होती हैं, आर्टरीज़ की हरकत को हम क्या कहते हैं, नब्ज़ कहते हैं। और इसमें क्या क्या होता है, इनकेबाज़ और इनबिसात से ये मुरक्कब होता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है इसमें। यानी नब्ज़ की डेफिनेशन ये हुई कि ये शराइन की हरकत है जिसमें इनकेबाज़ और इनबिसात होता है। अब इसका मकसद क्या होता है, इसका मकसद होता है कि नसीम यानी O2 के ज़रिए रूह की तदबीर यानी तादील वो इस्लाह करता है, यानी रूह को दोबारा से रिफॉर्म करने का ये काम करेगा। इसको हम इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं कि हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी में जितने भी टिश्यूज़ होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अपने एनर्जी के लिए यूटिलाइज़ करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। उसके बाद से क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा हमारे हार्ट के पास में, हार्ट उसको पंप करके लंग्स तक लेकर जाएगा, फिर लंग्स से हार्ट तक दोबारा लंग्स जो है उसको ऑक्सीजनेटेड कर देगा, और फिर हार्ट के पास दोबारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और हार्ट उसको क्या करेगा, सारे टिश्यूज़ तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर से पहुंचा देगा। तो इस तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड होता है जब भी O2 का यूटिलाइजेशन होगा, और लंग्स के ज़रिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से ऑक्सीजनेट हो जाता है। तो मेनली ये नसीम यानी O2 के ज़रिए रूह को रिफॉर्म करेगा, उसको दोबारा से सही करेगा। अब ओया रूह यानी रूह के ज़रूफ में अगरचे शराइन के साथ कल्ब भी शरीक है और वरीद में भी कमी के साथ में रूह हैवानी पाई जाती है, मगर यहाँ नफ्स से मुराद महज शरियान होंगे। तो ओया का मतलब मेनली जो होता है वो होता है बर्तन। तो जब हम ओया रूह की बात कर रहे होंगे तो इसमें शराइन भी होंगे, इसमें कल्ब भी आएगा और इसमें वरीद यानी वेंस भी आएंगी, यानी आर्टरीज़, हार्ट और वेंस, ये तीनों होंगी। लेकिन जब भी हम बात कर रहे होंगे, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं नफ्स की। तो जब भी हम नफ्स की बात करेंगे तो ओया रूह से हमारी मुराद सिर्फ शराइन होंगी। तरकीब नफ्ज़ा, यानी कंपोनेंट्स हम देखने वाले हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो नफ्स का एक नफ्ज़ा 4 अज्जा यानी 2 हरकत और 2 सुकून से मुरक्कब होता है। एक नफ्ज़ा में हमें 2 हरकत और 2 सुकून मिलेगी। एक होगा हरकतें इनकेबाज़ी यानी कॉन्ट्रैक्शन, उसके बाद फिर सुकून आएगा, फिर हरकतें इनबिसाती आएगा यानी फिर रिलैक्सेशन होगा, या हम ये कह सकते हैं एक्सपेंशन होगा, और फिर उसके बाद दोबारा सुकून आएगा। तो जो इनकेबाज़ के बाद वाले सुकून को हम सुकून दाखिली या फिर सुकून मरकज़ी कहते हैं, यानी हम इसको बोल सकते हैं पॉज आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन। तो इनकेबाज़ यानी कॉन्ट्रैक्शन के बाद वाला जो सुकून होगा उसको हम कहेंगे पॉज आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन, यानी कॉन्ट्रैक्शन के बाद का जो पॉज है, जो सुकून है, उसको कहेंगे। और इसके 2 नाम और होते हैं, सुकून दाखिली या फिर सुकून मरकज़ी। मरकज़ी यानी सेंटर, या तो दाखिली अंदर की तरफ, और या फिर सेंटर वाला कहेंगे। लेकिन दूसरा वाला जो सुकून है जो इनबिसात के बाद आएगा, यानी जो एक्सपेंशन के बाद आएगा, तो इसको हम बोलेंगे पॉज आफ्टर एक्सपेंशन। इसको क्या कहेंगे, उसका बिल्कुल उल्टा होगा। तो इनके बाद में हमने सुकून दाखिली देखा था, यहाँ पर सुकून खारिजी हो जाएगा, दाखिली का उल्टा। और इसी तरीके से इनके बाद वाले के बाद वाला जो सुकून था उसको हम सुकून मरकज़ी कह रहे थे, तो ये वाला सुकून सुकून मुहिती हो जाएगा। तो मरकज़ यानी सेंटर में होता है,
और मुहित का मतलब होता है घेरे हुए, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि सरकमफ्रेंस के अलॉन्ग जो होता है। तो मेनली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इनकेबास के बाद वाले सुकून को हम सुकून दाखिली या फिर सुकून मरकज़ी कह सकते हैं, और जो इनबिसात के बाद वाला सुकून होगा उसको हम सुकून ख़ारिजी या फिर सुकून मुहिती कह सकते हैं। तबैयात का ये मसला है, यानी अगर हम फ़िज़िक्स से रिलेट करें तो हम देखेंगे कि हरकत मुतज़ादा के बाद सुकून लाजिम होता है, और दलील ये है कि कोई हरकत अपनी इंतहा को किसी आन में पहुंचती है, यानी आन जो है वो किसी ज़माने के सिरे या फिर किनारे को कहते हैं। अब जो दूसरी हरकत शुरू होगी तो यकीनन दूसरी आन में शुरू होगी, और हर दो आन के दरमियान ज़माने का हायल होना ज़रूरी है। यानी ये मेनली ये बोलना चाह रहे हैं कि हरकतों के बाद सुकून होना चाहिए, जिसमें सुकून होगा। ये नामुमकिन है कि दो आन इस तरह इकट्ठा हो जाएं कि बीच में ज़माना हायल ना हो। आन असल ज़माने के सिरे और किनारे को कहते हैं। तो हमने ये जो भी देखा है इसको शॉर्ट में ऐसे हम कह सकते हैं कि हर दो मुतज़ाद हरकत के दरमियान एक सुकून का होना ज़रूरी है, ख्वाह ये सुकून कितना ही मुख्तसर हो। यानी जब भी हम दो अपोजिट हरकत की बात कर रहे होंगे तो उनके बीच में एक सुकून होना चाहिए, चाहे ये सुकून कितना भी छोटा हो। अब जो अतिब्बा हैं, जो फिजिशियंस हैं, वो ऐसा इसका वजह क्या बताते हैं, तो इन्होंने बोला है कि इन दोनों सुकूनों की वजह ये बयान की गई है कि तबीयत हर हरकत, यानी इनबिसाती हो या फिर इनकेबाजी या कॉन्ट्रैक्शन हो या रिलैक्सेशन हो, इन हरकतों के बाद में थक जाती है, लिहाजा वो आराम करने की गर्ज से सुकून हासिल करती है। यानी थकने की वजह से ये सुकून को हासिल करते हैं। जो पढ़ने वाले हैं वो है माहियत बराज। तो बराज जो है वो फीसिस को कहते हैं। तशख़ीसी मर्ज़ के लिए बराज की माहियत का समझना भी नहायत ज़रूरी है, जो उमूर झेल पर मुश्तमिल होते हैं। तो जब हम मर्ज़ की डायग्नोसिस कर रहे होंगे तो इससे पहले हमने देख रखा है कि जब भी हम मर्ज़ की डायग्नोसिस कर रहे होंगे तो पल्स जो है यानी नब्ज़, इससे भी डायग्नोसिस की जाती है। इसके अलावा इसकी जो पिछली वाली वीडियो थी उसमें हमने यूरिन से रिलेटेड भी देख लिया था कि तशख़ीस के लिए यूरिन कैसे कैसे काम आ सकता है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि वही तशख़ीस यानी डायग्नोसिस के लिए हम फीसिस का यूज़ करेंगे, यानी फीसिस से किस तरीके से मर्ज़ की डायग्नोसिस हो सकती है। तो इसमें जो पहली चीज़ जो हम देखने वाले हैं वो है बराज की मिकदार, यानी हम इसमें देखेंगे कि क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है, यानी जो स्टूल पास हो रहा है, जो फीसिस है उसकी कितनी क्वांटिटी है। तो बराज की मिकदार जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, यानी बराज की जो क्वांटिटी है वो डिपेंड करती है खाई हुई ग़िज़ाओं पर, यानी जो फूड का हमारा इंटेक है इस पर डिपेंड करेगी कि जो बराज की मिकदार कितनी है, यानी कितनी क्वांटिटी में स्टूल पास हो रहा है, ये इस पर डिपेंड करेगा कि फ़ूड का इंटेक क्या है। अब अगर बराज में ज़्यादती हो जाती है तो ये किस बात, ये क्या बताएगा कि अखलात की कसरत होती है। तो अगर अखलात की कसरत हो जाती है तो क्या होगा, बराज की ज़्यादती हो जाएगी, यानी बराज बढ़ जाएगा। और सिमिलरली अगर कमी हो जाती है तो अखलात की किल्लत से होती है, यानी अगर इस बराज में मिकदार में यानी स्टूल की जो क्वांटिटी है उसमें अगर कमी हो जाती है तो ये किसको बताएगा, अखलात की किल्लत को। और इस वजह से भी होती है कि अमा में सुद्दा हो जाए, यानी अगर ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो इस केस में भी क्या होने वाला है, जो हमारा बराज है यानी जो हमारा स्टूल है उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। और एक और वजह हो सकती है क़ुव्वत दाफ़ा में ज़ोफ़ पैदा हो जाए, यानी जो हमारे दफ़ा करने की जो क़ुव्वत है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को जो दफ़ा करने की क़ुव्वत है, यानी जो हमारी एक्सक्रीशन की क़ुव्वत है उसमें अगर वीकनेस आ जाती है तो इस केस में भी हमारा जो स्टूल होगा वो क्वांटिटी में कम पास होगा। तो हमने पूरा ये देखा कि अगर क्वांटिटी ज़्यादा पास हो रही है तो इसका मतलब अखलात की कसरत है, अगर क्वांटिटी कम पास हो रही है तो इसका मतलब या तो अखलात की किल्लत होगा या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, और थर्ड जो है वो एक्सक्रीशन की जो पावर है उसमें वीकनेस हो सकती है। अब हम बराज का क़िवाम देखने वाले हैं, यानी इसकी कंसिस्टेंसी क्या होती है और इससे क्या क्या पता लगता है। तो ये हम पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जैसे डायरिया जो होता है इसके केस में क्या होता है, जो स्टूल होता है वो हमारा वाटरी स्टूल हो जाता है। ऐसे ही हम ये भी पहले से जानते हैं कि अगर जैसे कॉन्स्टिपेशन का एग्जांपल लें तो इस केस में जो हार्ड फीसिस हो जाता है, यानी जो स्टूल है वो हार्ड हो जाता है। तो ये सब हम पहले से जानते हैं। तो इसी तरह के चेंजेस के बारे में हम और पढ़ने वाले हैं। तो बराज का क़िवाम यानी कंसिस्टेंसी। तो बराज का मामूली से तर हो जाना, यानी अगर बराज रतब हो जा रहा है तो इसकी क्या क्या वजूहत हो सकती हैं। तो हम देखेंगे सूए हज़म यानी इंडाइजेशन। तो इंडाइजेशन की वजह से ऐसा हो सकता है। अगर इसी तरीके से उरूक़ मासारी का, यानी अगर हम मेजेंट्री से रिलेट करें तो अगर इसके क़ुव्वत जाज़बा यानी जो एब्जॉर्प्शन की जो पावर है इसमें अगर कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ प्रॉब्लम आती है, तब भी जो है बराज की कंसिस्टेंसी जो होगी, स्टूल की जो कंसिस्टेंसी होगी उसमें चेंज आ जाएगा। सिमिलरली ऐसी शय के इस्तेमाल पर जो बराज के क़वाम को रकीक कर देता है, ऐसी चीज़ों का हम इस्तेमाल करें जिससे बराज का क़वाम जो है रकीक हो जाए, तो ये भी चेंजेस की वजह हो सकती है। उसके अलावा आज़ा के ज़ुबान यानी पिघलने पर भी दलालत करता है। तो अगर आज़ा का ज़ुबान हो रहा है यानी पिघल रहे हैं तब भी तर होने के चांसेस हैं। उसके अलावा लैसदार ग़िज़ाओं का अगर इस्तेमाल करा जाएगा तब भी ऐसा होता है।
अब हम देख रहे हैं कि बराज ज़ुब्दी यानी झागदार बराज। तो अगर ऐसा बराज है जो झागदार है, जिसमें झाग है यानी फ्रॉथ है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? तो ये इस अमर पर दलालत करता है कि शिद्दत हरारत के बास गलियान यानी जोश पैदा हो गया है और इसके साथ रिया बकसरत मिल गई है। तो यानी ये किस चीज़ पर बताएगा? जैसे हम देख रहे हैं कि अगर झागदार अगर बराज है तो ये किस वजह से हो सकता है? शिद्दत हरारत, यानी जो हमारी बॉडी की हरारत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जोश उसमें बहुत ज़्यादा है, गलियान यानी जोश पैदा हो चुका है। और ये भी बताता है, और इसके साथ में रिया जो है, रिया यानी एयर जो है वो बकसरत मिल चुकी है, यानी एयर बहुत ज़्यादा मिल चुकी है। तो यूरिन वाले केस में भी हमने देखा था कि जब भी फ्रॉथ का फॉर्मेशन होगा तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो रिया होती है, रिया से भी बहुत ज़्यादा फ्रॉथ का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें भी हम ये देख रहे हैं कि बराज ज़ुब्ती यानी झागदार अगर बराज बन रही है तो इसकी वजह क्या होगी? शिद्दत हरारत होगी, जिसकी वजह से जोश या फिर गलियान होगा। जिस तरीके से हम देखते हैं कि जब हम बॉइलिंग वाटर देख रहे होते हैं जिसमें एकदम से जोश आता है और वो बॉयल करने लगता है, तो इसी तरीके से जोश होगा और यहाँ पर रिया की बकसरत मिली होगी। तो ये सारी वजूहत हो सकती हैं बराज ज़ुब्ती की। अब हम देख रहे हैं बराज याबिस। तो अगर बराज याबिस है तो इसकी वजह क्या होगी? ताव व थकान यानी फटीक की वजह से हो सकता है। अगर तहल्लुल हो रहा है तो हो सकता है, और इस पर दलालत करता है। अफराज बॉल की ज़्यादती यानी अगर एक्सेसिव यूरिनेशन हो रहा है यानी यूरिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तब भी ऐसा होगा। और बदन में गैर मामूली हरारत नारिया अगर हो जाए, यानी अगर बदन की हीट जो है वो बढ़ जाए, और अगर हम ऐसे ग़िज़ा इस्तेमाल करें हो जो खुश्क हो, तब भी बराज याबिस बनने वाला है। यानी इस टाइम में जो बराज होगा वो हार्ड बनेगा, याबिस बनेगा, सख्त बनेगा। बराज का रंग, यानी हम कलर से क्या क्या चीज़ें जान सकते हैं इसके बारे में हम देख रहे हैं। तो तभी बराज का रंग हल्का नारी होता है। तो अगर इसकी मॉडर्न की बुक से हम इसको रिलेट करने की कोशिश करें तो वहाँ लिखा होता है कि जो स्टूल का कलर है वो लाइट टू डार्क ब्राउन होता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है तभी बराज का रंग जो है हल्का नारी होता है। अगर नारियत यानी जर्दी में ज़्यादती हो जाए तो ज़्यादती सफ़रा की अलामत है, यानी सफ़रा ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पे जर्दी में ज़्यादती हो जाएगी। तो हम जान रहे हैं कि सफ़रा का कलर की वजह से यहाँ पर नारी जर्दी में ज़्यादती हो जाएगी। और अगर जर्दी में कमी हो जाए तो ग़िज़ा की खामी या फिर अदम नूज़ पर दलालत करता है, यानी जो कंकॉक्शन प्रोसेस है यानी नूज़ है ये नहीं हो पा रहा। तो अगर हमें पता लगता है कि जर्दी बढ़ चुकी है तो इसका मतलब है कि सफ़रा की ज़्यादती हो चुकी है। और अगर हमें ये दिखता है कि जर्दी में कमी आ गई है तो इसका मतलब क्या होगा? नूज़ नहीं हो पा रहा है, नूज़ की कमी हो रही है। बराज सफ़ेद मजराए सफरावी के बंद हो जाने पर दलालत करता है, यानी ये डक्ट के ऑब्स्ट्रक्शन पे दलालत करता है कि जो है डक्ट हमारा है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है, जैसा कि अरकान में यानी जॉन्डिस में हुआ करता है। तो अगर इसको हम मॉडर्न से रिलेट करना चाहें तो हम ये देख सकते हैं कि जो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का जो केस होता है उसमें होता ये है कि जो हमारा स्टूल है वो क्या होता है? क्ले कलर्ड हो जाता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है तो इसमें क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो बाइल पिगमेंट्स हैं उनका एब्सेंस हो जाता है। बाइल पिगमेंट्स हमारे जो स्टूल है उसमें नहीं पहुंच पाते हैं, और इसकी वजह से जो इसका कलर हो जाएगा वो क्ले कलर का हो जाएगा। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि जो बराज स्याह यानी ब्लैक स्टूल कब होगा? तो ये शिद्दत एहतराक को वाज़े करता है। तो एहतराक का जो मतलब होता है वो होता है कंबशन, यानी मेनली हम इसको हीट से रिलेट कर सकते हैं। तो हीट से ही कंबशन होता है, तो हम इसको हीट से रिलेट कर सकते हैं, यानी शिद्दत एतराक यानी ज़्यादा हीट से इसका रिलेशन है। तो इस केस में क्या होगा? बराज जो है वो ब्लैक हो जाएगा। और ये कभी कभी बराज किसी सौदावी मर्ज़ के नूज़ से होता है। जैसे अगर हमें कोई सौदावी मर्ज़ है, अगर यूनानी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें तो सौदावी मर्ज़ अगर है तो अगर उसमें नूज़ यानी कॉन्कॉक्शन होता है तो इस केस में होगा क्या? कंकॉक्शन की वजह से जो मादा है वो हमारे स्टूल से पास होगा, स्टूल के थ्रू पास होगा और ब्लैक स्टूल हो जाएगा, स्टूल जो है वो ब्लैक हो जाएगा। और ये स्याह चीज़ के इस्तेमाल से भी हो सकता है। अगर हमने कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करी है, ऐसी चीज़ खाई है जो स्याह है, जो ब्लैक है, तो भी हमारे स्टूल में चेंजेस आ सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसी शराब के इस्तेमाल पर जिससे मवाद पखाने के ज़रिए खारिज होते हैं, तो ऐसा भी इस केस में भी ऐसा हो सकता है। मज़कूरा हालात में जो एहतराकी सूरत है वो नहायत बुरी, यानी सबसे ज़्यादा बुरी इसमें कौन सी है? एहतराकी जो सूरत है वो सबसे ज़्यादा बुरी है। तो अगर हम इसको मॉडर्न से रिलेट करना चाहें तो हम देख सकते हैं कि जो ब्लैक स्टूल है ये हमने पढ़ रखा है मॉडर्न के हिसाब से। अगर हम देखें तो ब्लैक स्टूल जो है अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेमरेज के केस में होता है। तो अगर हेमरेज का केस है तो उसकी वजह से, हेमरेज की वजह से क्या होगा? ब्लड लॉस होता है, और उसकी वजह से जो स्टूल है वो हमारा ब्लैक दिखने लग सकता है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जब हम आयरन का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, यानी आयरन की टैबलेट्स वगैरह यूज़ करते हैं, तभी हम देखेंगे कि हमारा स्टूल जो है वो ब्लैक हो जाता है। अब हम इसमें एक लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं, वो है अफजल बराज की खुसूसियत क्या होती हैं। तो इनकी खुसूसियत एक एक करके हम देखेंगे। पहला, ठोस हो, अज़ा यकसा होने चाहिए, यानी एक जैसे होने चाहिए। क़िवाम जो है इसका थोड़ा गाढ़ा होना चाहिए। अखराज के वक्त
मुखात में सोजिश ना हो, यानी जब ये खारिज हो रहा हो तो फिर बर्निंग सा नहीं होना चाहिए, मतलब बर्निंग सेंसेशन नहीं आना चाहिए, आसानी से खारिज हो जाना चाहिए। रंग हल्का जर्दी माइल हो, तो हल्का जर्दी माइल इसका रंग होगा, बाइल पिगमेंट्स वगैरह जो होते हैं उसकी वजह से होगा। ना ज़्यादा बदबूदार हो ना बेबू वाला हो। अखराज के वक्त कराकर की आवाज़ ना है, यानी जो गुड़गुड़ाहट होती है वो पैदा ना हो। झाग नहीं होना चाहिए, वक्त मुकर्रर पर हो, यानी इसकी कोई स्पेसिफिक टाइमिंग होनी चाहिए। जितनी ग़िज़ा खाई जाए उसी के मुताबिक पकाना हो। और मुतदिल क़वाम यानी कंसिस्टेंसी में मुतदिल हो। बराज जो कदरे पतला हो बराज महमूद कहलाता है, यानी मुतदिल क़वाम बराज यानी नॉर्मल कंसिस्टेंसी का जो स्टूल होता है जो कदरे पतला यानी थोड़ा पतला हो वो बराज महमूद कहलाता है। और जबकि रिहा की कसरत नहीं हो, इस केस में क्या है, रिहा की कसरत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हम एक और चीज़ देखेंगे कि स्मॉल अमाउंट्स जो होते हैं म्यूकस के, ये भी नॉर्मल होते हैं। तो म्यूकस के जो स्मॉल अमाउंट्स है ये भी नॉर्मल होते हैं, लेकिन अगर ये बढ़ जाए तो ये अब नॉर्मल हो जाएंगे। जैसे म्यूकस जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है डिसेंट्री के केस में, तो ये अब नॉर्मल होगा।